ओके, इसके बाद जब उसमें विस्फोट हो गया तो लोगों की जो मानसिक चेतना यानी उनके सोचने समझने की जो शक्ति थी वो गायब हो गई और इससे इमानुएल दिवाली हो गई यानी कंगाल हो गए, गरीब हो गए। उन्हें बड़ा आघात लगा। इसके पश्चात वे स्वीडन छोड़कर रूस चले गए। अनेक वर्ष वहीं परीक्षण आदि करते रहे। कुछ वर्ष के पश्चात इमानुएल परिवार सहित स्टॉकहोम वापस आ गए। फिर उन्होंने परीक्षण करते वक्त 1864 में वापस विस्फोट हो गया। दूसरा विस्फोट कब हुआ? 1864 में। इस विस्फोट से पूरा शहर हिल गया। साथ ही उनकी जो सबसे छोटा पुत्र था एमिल, उसकी मृत्यु हो गई, है ना। इसी दुर्घटना से इमानुएल का दिमाग विकृत हो गया यानी उन्हें उनके सोचने समझने की जो शक्ति थी वो नष्ट हो गई। अल्फ्रेड को बचपन से ही रसायनों के परीक्षणों में विशेष रुचि थी। वह रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, यंत्र विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। 17 वर्ष की आयु में वे यंत्र विज्ञान का अध्ययन करने अमेरिका चले गए और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे नौसेना यंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वो 11 फरवरी 1853 को एक्सेल नाम का इंजन समुद्र में आए तूफान के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है। अब इसके बाद इमानुएल ने क्या किया, उनके मन में एक विचार आया कि वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए कुछ न कुछ राशि कोष होना चाहिए जो ऐसे वक्त वैज्ञानिकों का आर्थिक संकट दूर कर सके। वे स्वयं आविष्कारों में खोए रहते थे। एक ऐसा विस्फोटक तैयार करना चाहते थे जो अधिक शक्तिशाली हो परंतु खतरनाक कम हो। अल्फ्रेड ने अपने आविष्कार को पेटेंट करवाया। पेटेंट यानी सरकार की तरफ से उन्होंने अनुमति ली। उन्होंने इसके कारखाने खोलने के लिए अनेक देशों के पास कई पत्र लिखे परंतु इस खतरनाक विस्फोट होने के कारण कोई भी उनकी सहायता नहीं करना चाहता था। इसके बाद फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने उन्होंने उनकी बात को माना और अल्फ्रेड के लिए कई फैक्ट्रियाँ खुलवा दी। इसके पश्चात उन्होंने ब्लास्टिक जेलेटिन नामक विस्फोट का आविष्कार किया। इस छोटे अस्त्रों के लिए बिना धुएं के बारूद की खोज की। अल्फ्रेड नोबल जीवन भर अविवाहित रहे यानी इन्होंने जीवन भर शादी नहीं की। वह कभी एक स्थान पर नहीं रहे, कभी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस तो कभी इटली। ठीक है। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो अंतिम समय में इटली में थे।